हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम क्षितिज भाग 2 का पाठ 17 संस्कृति का अध्ययन करेंगे। इसके लेखक हैं भदंत आनंद कौशलायन। तो सर्वप्रथम हम लेखक के जीवन परिचय पर प्रकाश डालेंगे। श्री भदंत आनंद कौशलायन का जन्म पंजाब के अंबाला जिले के सोहना नामक गांव में हुआ था। सन 1905 में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म पंजाब के अंबाला जिले के सोहना नामक गांव में। आपने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त कर बौद्ध धर्म अपना लिया और बौद्ध भिक्षु बनकर आपने पूरे विश्व का भ्रमण किया। आपने हिंदी भाषा और साहित्य के विकास पर अधिक ध्यान देने के लिए हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के माध्यम से हिंदी का प्रचार प्रसार किया। आप राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के सचिव पद पर भी काफी समय तक नियुक्त रहे। आप गांधी जी से विशेष रूप से प्रभावित रहे। लंबे समय तक आप उनके सानिध्य में वर्धा में रहे। सन 1988 में आपका स्वर्गवास हो गया। 1988 आपने लगभग 20 के आसपास पुस्तकों की रचनाएं की, पुस्तकें लिखी। कुछ प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है: भिक्षु के पत्र, जो भूल न सका, आह ऐसी दरिद्रता बहानेबाजी, यदि बाबा न होते, रेल का टिकट, कहाँ क्या देखा आदि। इनके अतिरिक्त आपने जातक कथाओं तथा अन्य बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद भी किया। आपकी भाषा शैली सहज, सपाट, रोचक एवं बोलचाल की भाषा है। आपने अपने साहित्य में कहीं कहीं तत्सम तद्भव शब्दों के साथ साथ देसी और उर्दू शब्दों का भी सुंदर प्रयोग किया है। आपके द्वारा प्रस्तुत भावों को आसानी से समझा जा सकता है। आपने अपने निबंधों के विषय को स्पष्ट करने के लिए सरल किंतु लंबे वाक्यों की रचना की। आपने वर्णनात्मक, संवादात्मक और आत्मकथात्मक शैली का आकर्षक प्रयोग किया है। ये आपका परिचय है, लेखक का परिचय। इसके बाद में जब पाठ आता है, पाठ का प्रतिपाठ भदंत आनंद कौशलायन द्वारा लिखित निबंध संस्कृति में हिंदू वर्ण व्यवस्था की विडंबना पर प्रहार करते हुए सभ्यता और संस्कृति के विषय में अनेक उदाहरण देकर समझाया गया है। लेखक ने सभ्यता और संस्कृति को एक ही बताते हुए उनसे जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों को हल करने की प्रेरणा दी। उन्हें संस्कृति का बंटवारा करने वालों पर आश्चर्य और दुख होता है, क्योंकि मानव संस्कृति को अविभाज्य मानते हैं। उनकी दृष्टि में उस सभ्यता व संस्कृति का कोई भी महत्व नहीं है जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी न हो। इस निबंध की खास विशेषता है कि लेखक ने मनुष्य द्वारा किए गए आविष्कारों की प्रेरणा को संस्कृति के रूप में चित्रित किया है। ये पाठ का प्रतिपादन। अब पाठ का सार। पूरे पाठ को हमने 7 बिंदुओं में विभक्त किया है। लेखक पाठ के माध्यम से क्या कहना चाहता है? देखिए, सबसे पहले लेखक ने कम समझ आने वाले शब्द हम उपयोग करते हैं जीवन में, उनको व्यवहार करते हैं, परंतु समझ में नहीं आते। ऐसे अनेक शब्द हैं। कम समझ में आने वाले शब्द। पहला बिंदु,
इस पाठ के माध्यम से लेखक कहता है, जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, ऐसे दो शब्द हैं। कौन कौन से? सभ्यता और संस्कृति। इन दो शब्दों के साथ जब अनेक विशेषण लग जाते हैं, उदाहरण के लिए जैसे भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता, तब दोनों शब्दों का जो थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आया रहता है वह भी गलत सलत हो जाता है। क्या यह एक ही चीज है अथवा दो वस्तुएं? यदि दो हैं तो दोनों में क्या अंतर है? हम इसे अपने तरीके पर समझने की कोशिश करें। क्या है ये सभ्यता और संस्कृति? क्या है ये प्रश्न आ गया दूसरा। सभ्यता और संस्कृति क्या है ये प्रश्न। कल्पना कीजिए उस समय जब मानव समाज का अग्नि देवता से साक्षात नहीं हुआ था, यानी आग का आविष्कार नहीं हुआ था। आज तो घर घर चूल्हा जलता है। जिस आदमी ने पहल आग का आविष्कार किया होगा वह कितना बड़ा आविष्कर्ता होगा, जिस व्यक्ति ने। अथवा कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव को सुई धागे का परिचय न था। जिस मनुष्य के दिमाग में पहले बात आई होगी कि लोहे के एक टुकड़े को घिसकर उसके एक सिरे को छेद कर और छेद में धागा पिरोकर कपड़े के दो टुकड़े एक साथ जोड़े जा सकते हैं, वह भी कितना बड़ा आविष्कर्ता होगा। इन्हीं दो उदाहरणों पर विचार कीजिए। इन्हीं दो उदाहरणों पर विचार कीजिए। पहले उदाहरण में एक चीज है किसी व्यक्ति विशेष की आग का आविष्कार कर सकने की शक्ति, और दूसरी चीज है आग का आविष्कार। इसी प्रकार दूसरे सुई धागे के उदाहरण में एक चीज है सुई धागे का आविष्कार कर सकने की शक्ति, और दूसरी चीज है सुई धागे का आविष्कार। जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर आग का व सुई धागे का आविष्कार, वह है व्यक्ति विशेष की संस्कृति। वह व्यक्ति विशेष की संस्कृति, और उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ, जो चीज उसने अपने तथा दूसरों के लिए आविष्कृत की, उसका नाम है सभ्यता। जिस व्यक्ति में पहली चीज जितनी अधिक वह जैसी परिष्कृत मात्रा में होगी, वह व्यक्ति उतना ही अधिक वह वैसा ही परिष्कृत आविष्कर्ता होगा। संस्कृत और सभ्य। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है। संस्कृत क्या है और शब्द क्या है? एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है, किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वज से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसके विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया, वह व्यक्ति ही वास्तविक संस्कृत व्यक्ति है। वह व्यक्ति वास्तविक संस्कृत, और उसकी संतान जिसे अपने पूर्वज से वह वस्तु अनायास ही प्राप्त हो गई, वह अपने पूर्वज की भांति सभ्य भले ही बन जाए, संस्कृत नहीं कहला सकती। संस्कृत नहीं कहला सकती। एक आधुनिक उदाहरण है, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया।
गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किसने किया? न्यूटन ने। सब जानते हैं न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया। वह संस्कृत मानव था। आज के युग में का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी, आज के युग का भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से तो परिचित है ही, लेकिन उसके साथ उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान प्राप्त है जिससे शायद न्यूटन अपरिचित ही रहा। ऐसा होने पर भी हम आज के भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स के विद्यार्थी को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सकते हैं, पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते। यहाँ शब्द और संस्कृत जो आविष्कार करता है, निर्माता है, वो संस्कृत है, और उसके आविष्कार के आधार पर आगे जो प्रयोग करता है, जो ज्ञान रखता है, वो सभ्य है, संस्कृत नहीं है, सच्ची संस्कृत। आग के आविष्कार से कदाचित पेट की ज्वाला की प्रेरणा एक कारण रही। आग के आविष्कार में कदाचित पेट की ज्वाला की प्रेरणा एक कारण रही। सुई धागे के आविष्कार में शायद शीतोष्ण से बचने के लिए, ठंडी सर्दी गर्मी से बचने के लिए शरीर को सजाने की प्रवृत्ति का विशेष हाथ रहा। अब कल्पना कीजिए उस आदमी की जिसका पेट भरा है, जिसका तन ढका है, लेकिन जब वह खुले आकाश के नीचे सोया हुआ रात के जगमगाते तारों को देखता है तो उसको केवल इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि वह यह जानने के लिए परेशान है आखिर ये मोती भरा थाल क्या है। आखिर ये मोती भरा थाल क्या? आकाशमंडल। पेट भरने और तन ढकने की इच्छा मनुष्य की संस्कृति की जननी नहीं है। पेट भरा और तन ढका होने पर भी ऐसा मानव जो वास्तव में संस्कृत है निठल्ला नहीं बैठ सकता। हमारी सभ्यता का एक बड़ा अंश हमें ऐसे संस्कृत आदमियों से ही मिला है। हमारी सभ्यता का ऐसे जिसकी चेतना पर स्थूल भौतिक कारणों का प्रभाव प्रधान रहा, किंतु उसका कुछ हिस्सा हमें मनीषियों से भी मिला है, विद्वान मनीषियों, ऋषि मुनियों से, जिन्होंने तथ्य विशेष को किसी भौतिक प्रेरणा के वशीभूत होकर नहीं बल्कि उनके अपने अंदर की सहज संस्कृति के कारण प्राप्त किया है। रात के तारों को देखकर न सो सकने वाला मनीषी हमारे आज के ज्ञान का ऐसा ही प्रथम पुरुष करता था। संस्कृति की भौतिक प्रेरणा, ज्ञान इप्सा यानी ज्ञान की इच्छा, क्या ये दो ही मानव संस्कृति के माता पिता हैं? भौतिक प्रेरणा यानी ठंड से बचने के लिए आग, शरीर को सजाने के लिए कपड़ा सिलना, ये भौतिक प्रेरणा। ज्ञान इप्सा, पेट भरा हुआ होने पर भी तारों की गतिविधियों का अध्ययन करना, खगोल शास्त्री। भौतिक प्रेरणा, ज्ञान। क्या ये दो ही मानव संस्कृति के माता पिता हैं? दूसरों के मुंह में कोर डालने के लिए जो अपने मुंह का कोर छोड़ देता है, यानी गस्सा कोर छोड़ देता है, उसको यह बात क्यों और कैसे सूझती है? रोगी बच्चे को सारी रात गोद में लिए जो माता बैठी रहती है, वह आखिर ऐसा क्यों करती है? सुनते हैं रूस का भाग्य विधाता लेनिन
अपनी डेस्क में रखे हुए डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं न खाकर दूसरों को खिला दिया करता, दूसरों को खिला दिया करता। आखिर ऐसा क्यों करता था? संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया। और इन सब से बढ़कर आज नहीं, आज से 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ ने अपना घर केवल इसलिए त्याग दिया कि किसी तरह तृष्णा के वशीभूत लड़ती करती मानवता सुख से रह सके। हमारी समझ में मानव संस्कृति की जो योग्यता आग व सुई धागे का आविष्कार कराती है वह भी संस्कृति है। जो योग्यता तारों की जानकारी कराती है वह भी है, और जो योग्यता महामानव से सर्वस्व त्याग कराती है वह भी संस्कृति है। आता है सभ्यता की, और सभ्यता है संस्कृति का परिणाम। हमारे खाने पीने के तरीके, हमारे ओढ़ने पहनने के तरीके, हमारे गमनागमन के साधन, हमारे परस्पर कट मरने के तरीके, सब हमारी सभ्यता है। मानव की जो योग्यता उसमें आत्मविनाश के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे अपनी संस्कृति कहें या असंस्कृति। और जिन साधनों के बल पर वह दिन रात आत्मविनाश में जुटा हुआ है उन्हें हम उसकी सभ्यता समझें या असभ्यता। संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाएगा तो वे असंस्कृति होकर ही रहेगी। ऐसी संस्कृति का अवश्यंभावी परिणाम असभ्यता के अतिरिक्त दूसरा क्या होगा? सभ्यता संस्कृति और असभ्यता कब हो जाती है? अगला बिंदु आता है सभ्यता। कल्याणकारी ना होकर के विनाशकारी है तो वह सभ्यता है, वो संस्कृति है, वो असंस्कृति। संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है वह ना संस्कृति है ना रक्षणीय वस्तु। क्षण क्षण परिवर्तन होने वाले संसार में किसी भी चीज को पकड़कर बैठा नहीं जा सकता। मानव ने जब जब प्रज्ञा और मैत्री भाव से किसी नए तथ्य का दर्शन किया है तो उसने कोई वस्तु नहीं देखी जिसकी रक्षा के लिए दलबंदियों की जरूरत है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है और उसमें जितना अंश कल्याण का है वह अकल्याण कर की अपेक्षा श्रेष्ठ ही नहीं स्थायी भी है। अर्थात मानव संस्कृति जो है वो कल्याण की संस्कृति है, विनाश की संस्कृति नहीं। बस इस पाठ को आपको पढ़ना है, आप इसकी रीडिंग कीजिए। जो चीज़ समझ में ना आए उन कठिन शब्दों को आप डिक्शनरी के माध्यम से सहज कर सकते हैं, गूगल के माध्यम से सर्च कर सकते हैं। इसके बावजूद भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे संपर्क करके इन शब्दों के सरलार्थ समझ सकते हैं। बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।